नमस्कार। तो शुरुआत खबरों की हम करेंगे विकरू कांड से। जब विकास दुबे गोली बरसा रहा था तो क्या हुआ था, पुलिस वालों के सामने क्या क्या हुआ, पुलिस वाले किसको फोन कर रहे थे, विकास दुबे की दरिंदगी का लाइव वीडियो, ऐसा ऑडियो सामने आया है कि अभी तक ये किसी के पास नहीं है। विकरू कांड का सबसे सनसनीखेज ऑडियो हम आपको अब से कुछ देर में सुनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि वो 3 और 4 की रात की दरमियानी रात को क्या कुछ हुआ था, किस तरह से ये सब कुछ हुआ, किस तरह से गोलीबारी हुई, किस तरह से विकास दुबे अपने गुर्गों के साथ गोलियां बरसा रहा था। और इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऑडियो सुनाने से पहले ऋषभ के पास चलते हैं। ऋषभ, अब कुछ नए ऑडियो आए हैं जो हमारे पास है, आपसे कुछ देर में हम दर्शकों को वो सुनाने वाले हैं, लेकिन ये ऑडियो किसका है, कब ये ऑडियो आया है, किस तरह से ये ऑडियो बाहर निकला? देखिए, अब ये जाहिर सी बात है, इस मामले की जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है और जो आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज है उसकी इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है। और ये छन छन के इस तरह के ऑडियो अब आ रहे हैं। ये ऑडियो दिखाता है किस तरह से विकास दुबे की दहशत थी और किस तरह से एक थानेदार डरा हुआ था और किस तरह से एक नया एसएसपी जो कुछ दिन पहले कानपुर पहुंचा था, जिसको कुछ जानकारी भी नहीं थी विकास दुबे के बारे में कि वो कितना बड़ा अपराधी था। तो 2-3 जुलाई की रात को जो हुआ, ये सारे ऑडियो पुलिस की आप ये कह सकते हैं पोल भी खोलते हैं। पुलिस जो कम तैयारी के साथ गई थी उसके ऊपर भी इशारा करता, और विकास दुबे कितना बड़ा बदमाश था ये भी इस ऑडियो से साफ हो जाता है कि विकास दुबे प्लान करके बैठा था, एम्बुश लगा के बैठा था, घात लगा के बैठा था कि आज मैं पुलिस को मारूंगा ही। उसने कोई कोशिश नहीं की कि इतनी पुलिस फोर्स आ रही है कि मैं भाग जाऊं। ऑडियो में एक जगह बिल्कुल साफ हम सुनते हैं जहां पर एसएसपी कहते हैं ये बात एसओ चौबेपुर विनय तिवारी से, जो फिलहाल इस मामले में जेल में है, कि उसको क्या पता चल गया था हम दबिश देने आ रहे हैं, उसने अपने घर के बाहर कैसे चलिए जेसीबी लगा रखी थी। ठीक है ऋषभ, मतलब हम ऑडियो भी सुन लेते हैं और आपसे लगातार बातचीत भी करेंगे कि ऑडियो में किसकी आवाज है, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो कानपुर शूट आउट के दौरान जब विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था, उस दौरान क्या हुआ, पूरे एनकाउंटर का आंखों देखा हाल हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शूट आउट के दौरान एसओ विनय तिवारी और एसएसपी पी दिनेश के ऑडियो सामने आया है, हम आपको सुनाते हैं विनय तिवारी ने शूट आउट के बारे में क्या कुछ बताया। हाँ सर। क्या स्थिति है सर? क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी अभी स्थिति जैसे की तैसे सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं? भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे उसने तो सर फायर किए ही है, उसने कम से कम। नहीं, वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति है मैं पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर छपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? सर बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से। तो पहले नहीं, मतलब पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे? जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या हाँ, पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा। किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं, वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सब सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी।
चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। तो पहले से घात लगाकर बैठते हैं एसएसपी साहब, ये पूछते हैं विनय तिवारी से। और सबसे बड़ी बात, विनय तिवारी आंखों देखा हाल बता रहा है। विनय तिवारी ये भी बता रहा है कि अंदर कितने लोग हैं वो बाहर निकल आया है, लेकिन पुलिस वाले अंदर फंसे हुए हैं। ऋषभ, इस पूरी बातचीत से ये तो पूरी तरह से साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को, और एसएसपी साहब भी ये शक जता रहे हैं कि जो विकास दुबे, उसको पहले से पता था कि वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच रही है और घात लगाकर अपने साथियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। जी देखिए, एसएसपी ने जब कहा है कि क्या उसको तुम्हारे थाने से खबर पहले ही दे दी गई पुलिस आने वाली है, तो कुछ सेकंड का पॉज है। बस वो पॉज बयां करता है कि जो मौन है, कि जो बोला जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि एसओ चौबेपुर का वो कुछ सेकंड का पॉज है, जो मौन है वो साबित करता है कि एसओ साहब को भी मालूम था कि दबिश की खबर उनके थाने से लीक हो चुकी है। विकास दुबे वहां तैयारी के साथ है और चौबेपुर एसओ, ये थाना क्षेत्र चौबेपुर में ही बिकरू आता था। चौबेपुर एसओ खुद पीछे थे उस दबिश पे। इससे ये भी पोल खुलती है, ये उनके एरिया का मामला था, उनको आगे रहना चाहिए था, लेकिन वो बता रहे हैं कि सीओ साहब लीड कर रहे हैं। एसओ शिवराजपुर वहां पर हैं, एसओ बिठूर हैं, तो एसओ चौबेपुर वहां पर क्यों नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, आपसे बातचीत करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑडियो हैं जो उस रात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरह से विकास दुबे पुलिस वालों को निशाना बनाकर बैठा था कि अगर पुलिस वाले आते हैं तो फिर उन पर वार किया जाएगा। एक और ऑडियो आपको सुनाते हैं, सुनिए ये ऑडियो। उसका जरा वो घायल सिपाहियों का नाम हम नोट कर लो। अच्छा सुनो, गांव का कोई 2-4 पब्लिक के आदमी बुलाओ। सर आपकी गाड़ी आ रही है। हाँ, ये आप आ रहे हैं सर? तुम कहाँ हो यार? थोड़ी देर तू कल्याण, मैं तो पहुंचने वाला हूँ अभी। तो पब्लिक की 2-4 आदमी बुला लो जो बता सके कि साला कौन कहाँ से फायर कर रहा है। तुम्हारे साथ पब्लिक एक भी आदमी नहीं है? कोई नहीं है सर। फोन करके बुला नहीं पा रहे हो तुम पब्लिक को? सर यहाँ सारे संबंध भक्त हैं उसके, एकदम यहाँ कोई नहीं, हम किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकते। सब 5 आदमियों को सीधी सीधी फायर मार दी है सर। अब किसको मैं पब्लिक वाले को, सब पब्लिक वाले तो गोली चला रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारे कंप्लेन भी तो दिया है किसी ने? तुमने जो कहा मुझसे कि 307 का तहरीर दिया किसी ने। सर कल्याणपुर एसओ साहब आए, हाँ वो दिया गया, लिखा गया है सर, उसी की दबिश में आए। तो वो 307 का वादी को तो बुलाओ। हाँ सर, हाँ सर, बुलाओ जल्दी। तो आपने सुना कि लगातार जो एसएसपी साहब वो कह रहे हैं मैं आ गया हूं, आप लोग इकट्ठा करो, लेकिन विनय तिवारी की बोलती बंद है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। ऋषभ, इसमें विनय तिवारी की भूमिका साफ तौर से देखी जा सकती है। अगर इसका एनालिसिस किया जाए इस रिकॉर्डिंग का, तो उसमें साफ तौर से विनय को समझा जा सकता है कि किस तरह उसे सब पता था, उसे सब भनक थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और एक तरह से पुलिस वालों को गुमराह करता रहा वो। जी बिल्कुल, आप ये चीज़ देख सकती हैं, इस ऑडियो से साफ हो जाता है किस तरह से बिकरू के लोगों में विकास का डर था और एसओ चौबेपुर डरपोक थे। ये दोनों बातें साबित हो जाती हैं और खुद ऐसा लग रहा है जैसे एसओ असहाय हैं और खुद एसएसपी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो ये 2:11 का ऑडियो है रात का, तब तक एसएसपी मौके पर नहीं पहुंचे थे। ऐसा लग रहा है, खुद जब एसओ ये बात बोल रहा है कि ये पूरा गाँव अंधभक्त है विकास का, एसएसपी कह रहे हैं कि आप पब्लिक के आदमी तुम्हारे साथ नहीं है, पब्लिक के कुछ लोगों को लो, तुम्हें समझनी चाहिए गांव की स्थिति कि उसके बगल में किसका घर है, किसके यहाँ से फायर आ रहा है, किसके यहाँ से फायर आ सकता है। तो एसओ ऑलमोस्ट सरेंडर दिख रहा है कि उनके पास पब्लिक का भी एक आदमी नहीं है। आप समझ सकती हैं कि एक थानेदार का उस क्षेत्र में कोई रसूख नहीं था, थानेदार को लोग इतना नहीं मानते थे कि उस गांव से या अगल बगल के किसी गांव से भी कोई ऐसा आदमी नहीं था। लोग उसके अंधभक्त हैं और विनय तिवारी भी इसमें पीछे नहीं था, और यही वजह रही कि इतना बड़ा कांड हो गया विक्रम में। एक और ऑडियो सुनाते हैं, वो भी जरा सुनिए। हाँ वही सर, रुक जाइए, वही बात करता हूँ। हाँ भैया, सीओ बिल्लोर साहब कहाँ हैं? लोकेशन कुछ पता पड़ा? कैजुअलिटी हो गई है। अच्छा, उन्हें लग गई है गोली? हाँ उन्हें गोली लगी है 3-4। अरे 3-4? हाँ पैर में लगी है, पेट पे लगी है 2-3 और सर में लगी। अरे अच्छा ठीक है। और आप उन्हें गनर बोल रहे हैं? हा? आप पॉइंट पे गनर बोल रहे हैं? गनर? हाँ हमरा ही बोल रहा हूँ। हमरा ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और ये कितने बजे की घटना है? ये है
अभी करीब 3 घंटा हो गया ना। हाँ? अच्छा, और कैजुअलिटी किस किस की हुई है? कैजुअलिटी अभी स्पष्ट नहीं कर सकते। एक एसओ शिवराजपुर है, उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। डेथ हुआ की है? हाँ। अरे अच्छा, तो बदमाश कहाँ के थे? तुम फ्री हो, बता तो पाओगे ना? बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। बता तो पाओगे, फ्री हो ना, बता लोगे? नहीं कोई अभी इमरजेंसी? नहीं है, अभी ये वहीं से वो निकलवा रहे थे सब। अच्छा, तो ये बताओ, और क्या कहते हैं उससे कि चलो ठीक है, अब क्या कहें, तुम जल्दी में हो। और किसी की तो वो नहीं हुई, गोली लगी है ना बिटूर टूर को तो? टूर में भी लगी है। अच्छा अच्छा, तो इंस्पेक्टर तो किसका बताया तुमने कैजुअलिटी हो गई है? कौन से इंस्पेक्टर? वो हैं एसओ शिवराजपुर जो थे। वो शिवराजपुर, वो कैजुअलिटी हो गई है उनकी? हाँ। अच्छा, और और बदमाश कहाँ के थे? बदमाश कुछ मालूम पड़ा है कहाँ, क्या था, क्या बदमाश कहाँ के थे, क्या ये था मैटर? बदमाश ऐसा था, जो विकास दुबे है हम्म। वो हिस्ट्री शीटर है यहाँ का, जी चौबेपुर का। जी तो जी। उसके करीबन 55-60 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। तो हाँ उसका ऐसा था कि उसका कोई किसी से वो यहीं आसपास गांव में मारपीट किया होगा। जी जी। तो उसको फिर वो हॉस्पिटल ले गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसकी मुकदमा लिखा गया था, तो उसके लिए दबिश में आए थे यहाँ। अच्छा। उसमें आए थे और तो एसओ शिवराजपुर में फोर्स थे, हाँ। और बिठूर का फोर्स था, चौबेपुर का फोर्स था, और सीओ साहब के साथ। जी जी। अच्छा ठीक है, और? यहाँ फिर गांव के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी की थी सब। तो उसके बाद जी जी। पैदल ही गए थे, यहाँ से करीबन 600-700 मीटर पैदल गए थे। तो जी जहाँ जी। उसका घर पड़ता है, जी वहाँ घर के जस्ट सामने ही उसने जेसीबी खड़ी कर रखी थी रोड पे ही। जी। जी तो जेसीबी ऐसे लगा रखी थी कि जैसे कोई जा ना सके उधर। दोनों जी। जी जेसीबी पे डाले, दोनों टेक रखे थे। तो जी। उससे निकल के जितने, जैसे हम सब लोग 30-35 लोग थे करीबन। हम्म। तो सब लोग निकल के जेसीबी को पार करके जैसे ही उसके गेट के सामने पहुंचे थे, तो वो छत पे कुछ लोग सो रहे थे। तो हम्म। वो क्या है, देख के भागने लगे। तो फिर हम्म। सब इधर से बोले कि देखो वो भाग रहा है। तो वहां से क्या है कि जो उसका घर था, उसके हाँ साइड से, दोनों साइड से रास्ता गया था और सामने रास्ता आया था। ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे कुछ सिपाही और दरोगा जी और ये सब उधर भागने लगे, कुछ इधर भागने लगे, और कुछ हम्म। जिस रास्ते गए थे उसी से वापस नहीं, हम्म। भागे नहीं थे। तब ये बोलने लगे ना कि जैसे ऊपर से वो भाग रहे हैं। तो भाग रहे हैं, उसी हाँ। को, हाँ, पीछे से कवर करने के लिए घर को जैसे जाने लगे, तब भी हम्म। उन्होंने 10 या 15 सेकंड बाद ही करीबन हम्म। 40-50 राउंड एक साथ फायर किए, क्योंकि वो अरे, करीबन 20-25 लोग थे वहाँ। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने एक साथ राउंड फायर किए। उसके बाद ही फिर सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट हुए हैं। और हाँ जब सब आ गए हैं तो फिर फायरिंग चलती रही है कंटिन्यूअस, करीबन एक सवा घंटे तक फायरिंग चली है। और हाँ जो जो वहाँ फंस गया था, हाँ। जो वहाँ फंस गया था, उनके हाथ लग गया, जो भी है दिखा। अच्छा, जो भाग नहीं हाँ पाया हाँ, पुलिस जो कर्मी? भी है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको, ये मान लो कि गोलियां इतनी मारी हैं कि किसी को हाँ। 6, किसी को 7, किसी को 8, ऐसे ओह, लगातार ऐसे? गोलियां मारी हैं। और अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 बम भी फोड़े हैं। अच्छा। हाँ, बम भी फोड़े हैं। फिर अभी करीबन फिर सब पूरा गांव ही अब तो भाग गया, सब गायब हो गए हैं, अब कोई नहीं है गांव। तो आप भी पॉइंट पे थे उस टाइम पे? हाँ, हम तो पॉइंट पे थे, हम उसी गए थे, तो हम वहीं से लौट के आए थे। फिर जो जेसीबी क्रॉस करके, जैसे हम हाँ। 8-10 लोग थे कि जैसे पूरा 3 रोड थे, तो हड़बड़ी में तीनों तरफ बट गए थे। अच्छा। हाँ, हड़बड़ी में तीनों तरफ बट गए थे। हम थे और कुछ 8-10, 1-2 दरोगा और थे, वो सब हम लोग एक साथ। अंधेरे का मौका देके फिर भागना पड़ा, मतलब ये हाँ है? हाँ, जैसे ही वहाँ एक साथ 40-50 राउंड फायर हुए, तो अरे वहां से सब बाप। एक साथ वापस भागे हैं। तो कुछ हाँ। लोग जो जिस रास्ते से गए थे उससे लौट आए, क्योंकि वो रास्ता देखा था। हम भी गए थे तो हम उसी से लौट आए, क्योंकि हमने देखा था वो रास्ता। बाकी सीओजी साहब का आपके पास था फिर? सीयूजी गाड़ी में रखा था। क्यों? अच्छा, ये हाँ, बात थी। ओके। सीयूजी गाड़ी में रखा था। तो हम्म। फोन ऐसा था कि जैसे ही यहाँ आए थे, तो हम्म। वो कुछ ना मोबाइल लिए, कुछ नहीं लिए। एक पर्सनल फोन था उनका, वो लिए। वो पहले से ही पॉकेट में पड़ा था, और चलती गाड़ी में से ही उतरने को हुए थे। फिर हम लोग रोके भी थे, नहीं साहब अभी गाड़ी रुक जान दो। तब हाँ। गाड़ी रुकी है, फिर उतर के तुरंत भाग लिए हैं। उन्होंने नहीं किसी का इंतजार किया है कि कोई हम लोग आए हैं, जो भी किसी का वेट नहीं किया है। हम लोग भी फिर पीछे अच्छा। पीछे जाके उनके पास में पहुंचे हैं।
और एक बिल्लौर से भी हमारे साथ गनर था, वो भी साथ में जब पहुंचे हैं। और फिर उसके बाद वो तो बाद में ये मान लो बच के आया है वहां से, ये है वो तो बाद में आया है वो। चलो घटना बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि करीबन 7 सिपाही कैजुअलिटी हुई है और 3 या 4 दरोगा की और एक। अच्छा, आपने ये खत्म हो गए हैं इतने लोग? हाँ, 7 तो सिपाही शायद खत्म हो गए हैं। अरे 7 सिपाही और दरोगा 2-3? हाँ, 3 दरोगा हुए हैं शायद खत्म, और एक सीओ साहब हैं, और बाकी शायद 4 या 5 लोगों के गोली भी लगी है जो जिनके। अरे बाप रे। चलो ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो सीओ देवेंद्र मिश्रा के जो गनर थे उनकी बातचीत हम आपको सुनाए, और एडीजे ऑफिस में किस तरह से गनर बता रहा है कि क्या कुछ हुआ, लेकिन कितना कैजुअल अप्रोच था इस व्यक्ति का जो कि एडीजे ऑफिस में बात कर रहा था। ऋषभ, हमने देखा पूरी जानकारी बड़े इत्मीनान के साथ इस व्यक्ति ने ली और कह भी रहा है कि हाँ बहुत बड़ा मामला है, लेकिन बड़े ही कैजुअल अप्रोच के साथ। जी बिल्कुल, देखिए ये 3:32 जब सुबह होने को थी, 3:32 की ये कॉल रिकॉर्डिंग है जो सीओ देवेंद्र मिश्रा थे, उनका जो हमराही कम गनर था, उसने एडीजी कानपुर जोन है जेएन सिंह, उनके जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर फ़ोन करके इस पूरी घटना की सूचना दी। तो उनके यहाँ उस वक्त जो टेलीफोन ड्यूटी पर बैठा होगा सिपाही, वो आप समझ सकती हैं, उसने सोचा कोई एक कैजुअल घटना हुई थी कि पुलिस कहीं दबिश देने गई होगी और पुलिस के ऊपर फायरिंग हो गई होगी। बिल्कुल। लेकिन जब सीओ देवेंद्र मिश्रा के हमराही सिपाही ने सिलसिलेवार ढंग से बताया है तो आप समझ सकती हैं कि उसके चौंकने की क्या दशा रही होगी। खुद वो कह रहा है, उनका हमराही सिपाही के 600-700 मीटर पैदल चल के हम लोग गए थे और हम तो ऋषभ कह सकते हैं कि ये उस रात का ऑडियो है और ये वो चश्मा। और ब्रेक के बाद अब बात मेरठ की करें। मेरठ के गंगानगर में एक अपार्टमेंट में एक बच्चा लिफ्ट में फंस गया। करीब 1 घंटे तक बच्चा लिफ्ट में फंसा हुआ था। अलार्म बजाने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं था, जिसकी वजह से करीब 1 घंटे तक बच्चा लिफ्ट में फंसा रहा। इस लिफ्ट के बाद से एक व्यक्ति निकला, तब जाकर बच्चे की आवाज उसे सुनाई दी और उसने गार्ड को बुलाया, जिसके बाद बच्चे को लिफ्ट से निकाला गया। 1 घंटे बाद एक शख्स ने लिफ्ट में बच्चे की चीख सुनी। शख्स के चिल्लाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहुंचा और करीब 1 घंटे के बाद, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बच्चा बिल्कुल सकुशल था, उसे बाहर निकाल लिया गया और बच्चे ने हिम्मत के साथ किसी तरह से 1 घंटा बिताया। न्यूज़ 18 से इस बच्चे ने बातचीत की, उसने बोला कि ऐसी घटना किसी दूसरे के साथ ना हो। मेरठ के गंगानगर स्थित एक अपार्टमेंट का ये पूरा मामला है। और झांसी में आरपीएफ ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक फर्जी सिपाही बनकर रेलवे स्टेशन और अपने गांव में वर्दी का रौब दिखाता फिरता था। आरपीएफ के अफसर जब अपनी टीम के साथ रेलवे स्टेशन पर गश्त और चेकिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सोनागिरी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का एक संदिग्ध सिपाही है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ सोनागिरी रेलवे स्टेशन पहुंचे और युवक से पूछताछ की। पूछताछ में उसके फर्जी होने का पता चला। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर थाने लेकर आई। युवक के पास से वर्दी, फर्जी आईडी कार्ड, बैच समेत कई चीजें मिली हैं। रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति आरपीएफ की वर्दी पहनकर ड्यूटी कर रहा था और यात्रियों पर रौब झाड़ रहा था। सूचना मिली तो मैंने यहाँ से स्टाफ भेजा सोनागिर और दतिया से और झांसी से। जब चेक किया गया तो फर्जी पाया गया, जिसको दतिया चौकी पर लाकर जीआरपी दतिया को सुपुर्द किया गया। और बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र के बेंदा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर फांसी के फंदे में पति पत्नी का लटका हुआ शव मिला है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की छानबीन में जुट गई है। गाजियाबाद में जिला मुख्यालय परिसर के बाहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती यहां मिट्टी का तेल लेकर पहुंच गई। युवती ने पहले से ही आत्मदाह की चेतावनी लिखित में दी थी। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए युवती को आत्मदाह करने से रोक लिया और हिरासत में लिया है। युवती का कहना है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ था और इस मामले में अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 2 अब भी फरार हैं। इंसाफ नहीं मिलने से नाराज युवती ने आत्मदाह का फैसला लिया था। वहीं पुलिस ने युवती को आश्वासन दिया है कि युवती को पूरा इंसाफ दिलाया जाएगा। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।